अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ शिकंजा तैयार, गद्दारी का मुकदमा चलाने की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पांचों हाई कोर्ट से एक एक नाम मांग लिया। क्या इमरान खान 23 नवंबर को नेटो सप्लाई लाइन बंद करने में कामयाब हो जाएंगे? चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने बोर्ड के कवानीन की धज्जियां खुद ही उड़ा दी। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें? वजारत कानून की जानिब से भेजा गया खत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुका है, जिसमें एक स्पेशल अदालत के क़याम की रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि हुकूमत ने यह कहा है कि वो आर्टिकल 6 के तहत जनरल परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा चलाना चाहते हैं कि 3 नवंबर को जो एमरजेंसी का इकदाम था वो आइन से गद्दारी था, और अगर ये मुकदमा चलता है तो इसमें सदर परवेज मुशर्रफ को उम्र कैद या सजाए मौत भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हैं, ये मुकदमा सिर्फ उनके खिलाफ चलेगा या दूसरे बहुत सारे वो लोग जो उनके साथ 3 नवंबर की इमरजेंसी को एग्जीक्यूट करने में शामिल रहे वो भी इस कार्रवाई में शरीक होंगे। अभी तक जो हुकूमती ज़राए हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ ही रिस्पॉन्सिबल थे, इसलिए मुकदमा सिर्फ उन्हीं के खिलाफ चलेगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हुकूमत ने जो तरीका अख्तियार किया है, सुप्रीम कोर्ट को जो ख़त लिखा है वो तरीका भी गलत है और इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये अदालत को खामखा इसमें ड्रैग करने की कोशिश की गई है। ये सारा मामला क्या है, किस तरफ ले जा रहा है, आज हम बात करेंगे मुमताज़ कानूनदान जनाब एसएम ज़फ़र के साथ। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एसएम ज़फ़र साहब, ये बयान कीजिए, जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हुकूमत ने तरीक़ाकार इख्तियार किया है, ख़त लिखा है वजारत कानून ने जो सुप्रीम कोर्ट को गया है, ये आप समझते हैं सही है? ये लफ्ज़ तरीका जो है वो काफ़ी नहीं है इसको समझने के लिए। अभी तक वह फैसला भी नहीं हुआ मेरे ख्याल के मुताबिक, और ये शायद ऐलान गलत है या ऐलान मिसअंडरस्टैंडिंग में हो रहा है कि वफाकी हुकूमत का फ़ैसला हो गया है। वफाकी हुकूमत जब फैसला करती है, जब काबीना फैसला करती है। आपकी नज़र से अगर कोई काबीना का फ़ैसला गुजरा हो तो फिर मैं सुनने को तैयार हूँ। मेरी नज़र से नहीं गुजरा और ना मैंने किसी और से सुना है कि वफाक ने बैठकर फ़ैसला किया हो। प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत अरसे से मुल्क में भी नहीं हैं, तो कब ये फ़ैसला हुआ कि बाकायदा काबीना में इसको डिस्कशन में लाया गया, सियाक व सबाक देखे गए और उसके बाद फ़ैसला किया गया कि अब ये मुकदमा चलाना है। अच्छा एसएम ज़फ़र साहब, जो निसार साहब ने कहा, उनका तो ये कहना था कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें खासा सबूत मिल गया है और उसकी बुनियाद पर हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि मुकदमा चलाया जाए। काबीना के फैसले का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं जा सकता, ये मुकदमा नहीं चल सकता। इसकी जो कार्रवाई अब तक की है वो नहीं हो सकती। लेकिन चलें, आपके उनका कहने का मफरूज़ा मान लेते हैं कि वफाकी हुकूमत ही ने फैसला कर दिया होगा। अगर ऐसा कर दिया होगा तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, मुझे वो दुरुस्त नहीं बल्कि गलत दिखाई देता है। वो गलत यूँ है कि ये फ़ैसला भी कि किस किस्म के जज साहबान और कौन से होंगे, ये फ़ैसला भी फेडरल गवर्नमेंट ने करना है और कानून के ज़रिए करना है। तो इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब रुजू करना गलत होगा। क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब? एक थोड़ा सा इशारा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी पहले फैसले की रोशनी में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को खुद तो इस मुकदमे से अलहदा कर लिया है। हुकूमत क्यों दोबारा सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश कर रही है? अच्छा, हुकूमती ज़राए ये भी तासर दे रहे हैं कि मुकदमा सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चलेगा, बाकी जो लोग हैं गालिबन वो इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये फ़ैसला जो था ये परवेज़ मुशर्रफ का अपना ही था और किसी अदालती फ़ैसले में भी ये इस बात का जिक्र मौजूद है। इत्तेफाक से तारीफ़ जो की गई है हाई ट्रीज़न की, उसमें तो जो अबेट कर रहा है उसे भी हाई ट्रीज़न का ही मुजरिम करार दिया गया है, जो सपोर्ट कर रहा है उसे भी हाई ट्रीज़न का मुजरिम करार दिया गया है, जो एक्सेसरी आफ्टर द इफ़ेक्ट है यानी वाक़या होने के बाद उस पर मट्टी डाल रहा हो या उसकी तस्दीक कर रहा हो, उस पर अमल कर रहा हो, उसे भी शामिल किया गया है। अगर इस दफ़ा के और कानून की अल्फाज को देखा जाए तो वो सब के सब मुजरिम दिखाई देते हैं। लेकिन मुकदमा किस पर चलाना है ये फ़ैसला हुकूमत ने करना है, और जब ये मुकदमा अदालत में आएगा तो वहाँ
दिफा का वकील जो होगा, वकील दिफा, वो इस नुक्ते को जब उठाएगा तो ट्राइब्यूनल उस पर क्या फ़ैसला करेगी। उसके लिए ट्राइब्यूनल को जाना पड़ेगा पहले तो नोटिफिकेशन की जानिब, जिसके मातहत ये इमरजेंसी नाफिज हुई थी। उस नोटिफिकेशन में तो ये दर्ज है कि ये फ़ैसला किन किन लोगों के साथ मशवरे और उनके फ़ैसले के नतीजे में इमरजेंसी लगाई गई है। फ़ैसले के नतीजे में इन पर्सनस ऑफ द डिसीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी तुरंत तशरीह करनी होगी ट्राइब्यूनल को, और मुमकिन है गवाही भी लेनी पड़े उनको बहुत सारे लोगों से कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। मुझे कुछ हवाला दिया गया है समी साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला पहले दिया था, और जो दिया था कि इसमें चूँकि इमरजेंसी सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही ने लगाई है, ये कह के आई सो एंड सो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हेयर बाय इम्पोज दी इमरजेंसी, तो ये कोई ऐसा कोई वजह नहीं बनती कि दूसरों की जानिब गौर न किया जाए। इसलिए मैं आपको बताऊं, वजह यह है कि कहना तो उसी ने है जिसका इख्तियार है कि मैं इमरजेंसी लगा रहा हूं। कोई और जिनसे मशवरा किया गया है या जिन्होंने राय दी है वो इमरजेंसी लगा ही नहीं सकते थे। एसएम जफर साहब, हुकूमती ज़राए ये भी कहते हैं कि बहुत सारे उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, तकरीबन 36 लोगों को FIA ने इंटरव्यू किया है, और एक अहम हुकूमती जो शख्सियत थी, साबका हुकूमती शख्सियत, उन्होंने ये अपने बयान में कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो इमरजेंसी लगाने का फ़ैसला किया ये उनका अपना ज़ाती फ़ैसला था। तो ये बयान कीजिए, अगर इस किस्म के शवाहिद आ जाएँ तो फिर ये राह हमवार हो जाएगी सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की। सर, राह तो पहले मेरा ख्याल है कि हमवार होने का मैं अभी फैसला नहीं कर सकता, चाहे चले या ना चले, लेकिन ये एक बयान आया है और मैं हैरान हूँ उस बयान पर, क्योंकि हमारे खालिद मकबूल साहब तो उनके बहुत नज़दीक भी थे और उस वक्त गवर्नर भी थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने ये बयान दिया होगा, लेकिन अगर बयान FIA को दिया है या उन्होंने ये बयान लिखा है तो अदालत में क्या बयान देते हैं इस पर भी इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि इतने सारे लोगों में से एक ने इनकार किया हो, बाकियों ने ना किया हो, तो इसका क्या असर होता है। इसलिए मैंने अर्ज़ ये की थी कि ये ट्राइब्यूनल के लिए एक बहुत बड़ा मरहला होगा फैसला करने का। जफर साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र रही है मुल्की सियासत पर और आप माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं। इस वक्त बयान कीजिए जो मारूजी इस वक्त सूरत हाल है उसमें हुकूमत का ये फैसला परवेज़ मुशर्रफ को ट्राई करने का, आप कुछ इस पर कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, इसके क्या असरात होंगे, क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। सर, मेरी तो राय ये है कि चूँकि लिमिटेशन कोई नहीं है इस मुकदमे के चलाने के लिए, तो ये मौका दुरुस्त नहीं है और ये दुरुस्त नहीं था जिसमें ये ऐलान किया गया। आज मुल्क बहुत से बहरानों में से गुजर रहा है, कमज़ोर माशियत हुई है, मईशत हुई है, हालात दिगरगूं हैं। बेहतर है कि हुकूमत पहले अपना नज़्म व नस्क बेहतर कर ले और उस पर काबू पा ले, और उसके बाद जब हालात दुरुस्त हो जाएं तो फिर आकर इस मुकदमे की जानिब गौर करें। बल्कि इससे तासुर ये भी मिल रहा है कि जो ये वाक़यात हुए रावलपिंडी के, उनसे जहन हटाने के लिए ये अचानक बयान दे दिया गया है, हत्ता कि वफाक का कोई अभी तक फैसला भी नहीं हुआ। लेकिन खुदा न खास्ता बयान दे के कहीं उस बयान की ज़रूरत के पीछे फंस ना जाएँ और अभी हालात को देखने के लिए वक्त निकालें, फ़ौरन दरख्वास्तें न दे दें, बल्कि वफाक का फैसला और कैबिनेट का फैसला हो लेने दें। बहुत बहुत शुक्रिया एसएम जफर, जो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो हुकूमत ने ये फैसला किया है गालबन ये मुनासिब नहीं। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके मुताबिक दूसरे बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं जिनको हल करना गालबन ज़्यादा ज़रूरी है, और जब सूरत हाल सेटल हो जाती तो फिर इस मुकदमे पर कार्रवाई की जा सकती थी, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और अहम मसले की। तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो 23 नवंबर को धरना देंगे और नेटो सप्लाईज रोकेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी से, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
निहायत अहम डेवलपमेंट, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया है कि 23 नवंबर को धरना दिया जाएगा और नेटो सप्लाईज को रोका जाएगा। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि 20 नवंबर को धरना दिया जाएगा, लेकिन फिर जो सानिया रावलपिंडी हुआ यौम आशूर के दिन, जिस तरह हालात कशीदा हुए, उस तनाजुर में तहरीक इंसाफ ने 3 दिन के लिए इसको मुलतवी कर दिया था। अभी भी जो खबरें आ रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बताया जा रहा है कि वहाँ पर टेंशन है, सेक्टेरियन टेंशन है। KPK के कुछ शहरों में जिनमें कोहाट और हंगू शामिल है, वहाँ पर तो सूरत हाल खासी कशीदा हुई, हलाकतें भी हुई। पिंडी में भी अभी सूरत हाल कशीदा है। बाज़ मुल्क के दूसरे इलाकों से भी इस किस्म की इतलात आ रही हैं और इन हालात में उलमा ये बार बार अपील कर रहे हैं। मौलाना समीउल हक ने भी अपील की है। जमात अहले सुन्नत के जो अकाबरीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त सब्र का दामन पकड़ें और ये एक आलमी साजिश है। इमरान खान ने भी खुल के कहा कि जो रावलपिंडी का वाक़या है ये एक आलमी साजिश है और अगर देखा जाए मुल्की हालात के तनाजुर में तो ये बहुत सारे अहम मामला से तवज्जो हटाने के लिए किया गया और ख़ास तौर पर उनका इशारा नेटो सप्लाईज़ के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों में जो एक चल रही है बात, उस हवाले से था। लेकिन आज अब ये ऐलान हो गया है कि 23 नवंबर को धरना दे दिया जाएगा, नेटो सप्लाईज़ को रोक लिया जाएगा। इस सूरत हाल में क्या करेगी हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से अपने धरने को आगे लेके जाएगी? क्या ये सिर्फ एक दिन के लिए होगा या ये एक कैंपेन है जो मुस्तकिल आगे जारी रहेगी? इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। डॉक्टर साहब ये बयान कीजिएगा कि बड़ा अहम ऐलान किया है तहरीक इंसाफ ने, 23 नवंबर को धरना दिया जाएगा, नेटो सप्लाईज को रोका जाएगा। ये बयान कीजिएगा कि ये सिर्फ एक दिन के लिए धरना होगा या आप मुस्तकिल बुनियादों पर नेटो सप्लाई रोकने की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि मुस्तकिल बुनियादों पर रोक ली जाए, मगर हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि हम 23 को करेंगे, उसके बाद ये जजमेंट कॉल हम उसके बाद ही रखेंगे। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि जो मुल्क की दूसरी सियासी जमातें हैं उनसे भी आप राब्ते में हैं, उनकी हमायत को भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मगर ये कि जमात इस्लामी इसमें हमारे साथ है और दूसरी हमारे कोalition पार्टनर्स भी साथ हैं, मगर ये कि असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर जो 6 दिन कौम के ज़ाये हुए हैं उसके ऊपर मैंने आखिरी दिन ये तकरीर भी की कि जनाब करोड़ों रुपया हमारे ऊपर खर्च होता है। 6 दिन के अंदर हुकूमत ने भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया। सब लोग ये बहस करते रहे कि जी ड्रोन अटैक की वजह से जो मुज़ाकरात थे वो मुलतवी हो गए या मुज़ाकरात को बड़ा धचका पहुंचा है। तकरीरों में सब ने कहा, हुकूमत ने भी कोई लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करी। कौम इंतज़ार कर रही है कि कुछ तो कहो। मैंने अपनी तकरीर के अंदर आखिरी दिन मैंने कहा कि जी मैं तो नया पार्लियामेंटेरियन हूँ, मुझे बेइंतहा अफसोस इस बात का है कि 6 दिन सारे सियासतदानों ने असेंबली में तकरीर की कि पॉजिटिव डायरेक्शन ना हुकूमत की तरफ से आया न किसी तरफ से आया, सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एक बात ये की कि नेटो सप्लाई लाइन को रोका जाए। हमने ये कहा कि कम से कम हुकूमत ये बात कह सकती थी कि यार यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस बात को उठाया जाए, वो भी हुकूमत ने नहीं कही। तो 6 दिन की तकरीरें, करोड़ रुपए का ज़िया और कौम को कोई लीडरशिप नहीं मिली। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पर हम मोमेंटम बिल्डअप करना चाहते हैं। हम तो हुकूमत के पैर मजबूत करना चाहते हैं कि अमेरिका बहादुर के आगे वो खड़ी होकर ये कहे कि जी हमारी अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप जो आपने पॉलिसी बयान की है बड़ी वजाहत से आपने बयान किया, आपका नुक्ता नज़र क्या है? जब धरना होगा तो इस वक्त जो मुल्की हालात हैं जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और ज़्यादातर वो लोग जो मामलात को बिगाड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल बाहर निकले हुए हैं, तो इतने लोगों के साथ आप धरना देंगे, आपकी सियासी लीडरशिप भी होगी, तो हिफाजत का बंदोबस्त कैसे किया जाएगा? हिफाजत का बंदोबस्त अल्लाह करेगा और हमारा इंटेंशन जो है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम किसी से इसमें मुकाबले पर नहीं है। हम ये पुरअमन धरना करना चाहते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। अच्छा, आपका हुकूमत से भी राब्ता हुआ? क़यादत सुनो ना जी मेरे भाई, अगर क़यादत नहीं निकलेगी तो फिर कौन निकलेगा इस मुल्क के अंदर? यानी सारा काम फिर फौजियों की बंदूकों के साए तले होगा। जो भी अमन चाहता हो वो भी यही करेगा, जो एक मूवमेंट चलाना चाहता हो वो भी यही करेगा। तो हम तो न्याते लोग हैं, हमेशा से न्याते रहे हैं, चाहे वो कराची के मामलात हों चाहे पाकिस्तान के मामलात हों, मगर निकलना पड़ेगा क़यादत को, वहाँ पर पैर रखना पड़ेगा कि पुरअमन अंदाज से कौम के साथ हम यकजहती का इजहार कर रहे हैं कि लोग निकलें और ये कहें कि ये अमेरिका के जो वॉर ऑन टेरर है
इससे हम बगावत करें, ये हमारे मुल्क के अंदर मामलात मज़ीद ख़राब कर रही है। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, कभी कभी लोग ये कहते हैं जी आप सिर्फ ड्रोन अटैक के ख़िलाफ़ हैं। हम ये समझते हैं कि हुकूमत के सारे पहिए चलते हैं, दहशतगर्दी को हैंडल करने के और बहुत सारे तरीक़े हैं, मगर ये भी एक बड़ा इशू है जिसने हमारी मुज़ाकरात को भी ठेस पहुंचाई और ये मामला कहीं बैठने नहीं दे रहा। अमेरिका ने दानिस्ता तौर पर ये ड्रोन अटैक करके मुज़ाकरात को ख़राब किया। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ आपका इस पे कमेंट चाहूंगा कि क्या हुकूमत से भी आपका कोई राब्ता हुआ, जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है, इस हवाले से? देखिए, असेंबली में राब्ता हुआ, चौधरी निसार साहब ने ये बात कही कि पार्लियामेंट्री लीडर्स को उन्होंने ब्रीफ किया है, मगर चौधरी निसार साहब की भी जो तकरीर है असेंबली के अंदर वो हालात पर तबसरा और इंफॉर्मेशन की हद तक महदूद रही। कोई लीडरशिप के हवाले से, कौम को विजन देने के हवाले से वो उसमें बड़ी कसर थी। और मुझे ताज्जुब यह है कि नवाज शरीफ साहब अमेरिका में थे, फिर इंग्लैंड में थे, फिर चाइना में थे, फिर तुर्की में थे, फिर श्रीलंका में थे, अब थाईलैंड में हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि कौम की क़यादत भी बैरूनी दौरों पर ज़्यादा वक्त सर्फ कर रही है और नवाज शरीफ साहब को यहाँ खुद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जो ये कह रहे थे कि हम तो हुकूमत के पांव मजबूत करना चाहते हैं और बुनियादी तौर पर ये जो धरना है 23 तारीख का, ये एक दिन का धरना होगा शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर हालात को देखकर आगे कॉल दी जाएगी। लेकिन उनका ये कहना था कि हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कोई इस हवाले से राब्ता नहीं हुआ, जो भी गुफ्तगू हुई वो असम्बली के फ्लोर पर हुई। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और अहम मामला, पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी का इंटरव्यू मिसबाहुल हक का। अपने प्रोग्राम के लिए उन्होंने कवायद की खुद खिलाफ वर्जी की जो क्रिकेट बोर्ड के कवायद थे। सरफराज नवाज से बात करेंगे और इनके साथ उस्मान समीउद्दीन मशहूर साफ़ी हमारे साथ होंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के इंटरव्यू की जो उन्होंने किया मिसबाहुल हक का, और ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये किस तरह मुमकिन था कि मिसबाहुल हक जो जिनको कप्तान चुना नजम सेठी साहब ने, वो उस इंटरव्यू में हक सच की बात करते, और फिर क्या जो कवायद थे पीसीबी के, अगर उसको खुद चेयरमैन पीसीबी पारा पारा करे तो उसका क्या होना चाहिए। मैं सरफराज साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, अब ये पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, अब इसका हल क्या होगा? अब ये जो बात है, चेयरमैन पीसीबी तो खुद कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसमें आप क्या सजेस्ट क्या करते हैं, होना क्या चाहिए इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए? देखें, कोई इंसान के लिए क्या कर सकते हैं, जिसको खुद शर्म ना हो। अब इसके एक अखबार के अंदर, इनके अपने ग्रुप का अखबार, मैं नाम ले लेता हूँ, द न्यूज़, आज उसका एडिटोरियल पेज पढ़ें। एडिटोरियल में क्या नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि इसने क्रिकेट को तबाह कर दिया है और क्रिकेट इतनी तबाही के दिखाने से नीचे चली गई है कि शायद अब क्रिकेट ठीक ही ना हो, और कई चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसको खुद शर्म आनी चाहिए थी। पढ़ने के बाद आज इस्तीफा देता और कहता जी कि मैं मज़ीद होना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि इसने जो मिसबा को फिर एक बात कहा, एक किसी चैनल में किसी ने कहा मिसबा को कि गिदड़ है, इसने कल फिर दोहराया कि मिसबा को कहा कि तुम गिदड़ हो और शेरों की टीम नहीं हो, इस तरह की बात। हालांकि तुम चेयरमैन हो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको बात करो कि गिदड़ जिसने कहा उसके ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन मांगो। ये चीज़ें जो देखने में आई हैं, और मिसबा को वो तमाम सवाल किए हैं जो इसके ऊपर लोग करते हैं। वो बेचारा बेबस था, क्या करता, और अगर इसका जवाब देता तो ये पहले उसको कप्तानी पे हटाने पे था। और इसने एक अपना ग्रुप कायम कर लिया हुआ है जिसमें मिसबा को फारिग करके और उसमें हफीज़ को कप्तान बनाना है। और हो सकता है एक और मूव चल रही है पीछे, पता नहीं उसके कौन लोग लगे हुए हैं कि शायद अफरीदी को भी बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। फिर शुएब मलिक को ले आए हैं और अनदर पर्ची मास्टर आप ले आए हैं, अब उसमें पता नहीं क्या डील हुई है। रज़ाक को डिजर्व ही नहीं करता, उसको आप किस बेस पे आप फेल भी हो है, फिर अगली टीम में ले गए। और सबसे समीर साहब, नई चीज़ जो दुनिया में देखने में नहीं आई कि 17 की टीम अनाउंस कर दी है जिसमें रले मिले लोग हैं। अंडर वो T20 भी हैं और उसके बाद ODI भी हैं, और पूरी कौम को, दुनिया को नहीं पता
कि ओडीआई का प्लेयर कौन है, T20 का कौन है। आज तो सरफराज इस तरह हमारे की जो हमारे साथ ही रहिए। मैं गुफ्तगू में यहाँ उस्मान को शरीक करना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं नजम सेठी के इंटरव्यू की, जो चेयरमैन पीसीबी हैं। उनका अपना एक प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने मिसबाहुल हक को इंटरव्यू किया और सवाल ये है कि क्या उनके लिए अखलाकी तौर पर यह मुनासिब था कि वो ये उनसे इस तरह के सवालात करते और इंटरव्यू लेते, जबकि खुद जो कोड ऑफ कंडक्ट है क्रिकेट बोर्ड का उसके मुताबिक ये है कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो मीडिया से बात नहीं कर सकता, और अगर बात करनी भी थी तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फिर तमाम मीडिया को ये हक और इजाज़त होनी चाहिए थी कि वो प्लेयर्स के साथ बात कर सके। उस्मान, ये बताइए कि ये जो तर्ज अमल है सारा, इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे सरफराज साहब ने ये बयान किया कि मुख्तलिफ प्लेयर्स को लाने की कोशिश की जा रही है, कप्तान को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, तो जो क्रिकेटर हैं उनके मोराल पर इससे क्या असर पड़ रहा होगा? देखिए, मोराल पे बातें करना डिफिकल्ट होती है अगर आप टीम एनवायरनमेंट में ना हो। मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से परफॉर्मेंसेज रही हैं उससे इनका मोराल कोई इतना हाई नहीं होगा ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली बात सुनने में आती है कि इस प्लेयर की जगह सेफ नहीं है। सुनने में ये आया था कि मिसबाह को ये लोग रेस्ट कराना चाह रहे थे साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, तो ऑब्वियसली दूर से हम कह सकते हैं कि मोराल इफेक्ट हुआ होगा। मैं बस ये बात फिर से कहना चाहूंगा, ये भी एक आई थिंक एक पॉइंट हमें मेंशन करना चाहिए फेयरनेस के उससे, कि बहुत सारे अमूमन हमदर्दी तो नहीं होती है पीसीबी के हेड्स के साथ किसी की भी, किसी सहाफी की भी, मगर जो नजम सेठी अभी जो जिस तरह से हेड हैं, जो उनके ऊपर जो लीगल जो एक मामला चल रहा है ना, उससे भी वो बहुत काम नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो काम अच्छा ही करते या बुरा करते, बस मैं ये कहूंगा कि वो रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ा बहुत उसमें, जो वो काम सही से लॉन्ग टर्म आप थोड़ी सी प्लानिंग अगर करें टीम के साथ, वो अभी ऐसा कर नहीं सकते हैं। वो उस लीगल केस का जो चक्कर चल रहा है, वो आई थिंक हमें एज अ साफी, एज अ जर्नलिस्ट पॉइंट आउट करना जरूरी है कि वहां से भी उनके थोड़े से हैंड्स टाइड हैं। नहीं, लेकिन अब ये जो मिसबाहुल हक का इंटरव्यू खुद कर लिया, हम सब कोशिशें करते रहे, सारे चैनल कोशिशें करते रहे उस्मान, उसमें मैं ये बताना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि हम भी कोशिशें करते रहे कि मिसबाहुल हक से राब्ता हो जाए, लेकिन ये तो इस पे तो कोई डिफेंस नहीं है। ये जो इन्होंने करा है, जो टीएफटी के साथ जो उनका एडिटोरियल जो आया था इसी कोर्ट केस पे, उस पे देखिए कोई डिफेंस नहीं है। पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही आ चुके हैं। आप याद होगा रमीज राजा एक जमाने में कमेंटेटर होते थे और चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे बोर्ड के, आमिर सुहेल भी कमेंटेटर थे और चीफ एग्जीक्यूटिव सेलेक्टर रह चुके हैं। उन दोनों केसेस में अल्टीमेटली रमीज राजा ने भी अपनी एक जॉब छोड़ दी, वो पीसीबी की जॉब थी, आमिर सुहेल को भी निकाला गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखिए ये बुराई नहीं कि पीसीबी का कोई हेड हो वो अपने कप्तान को डिफेंड करना चाहिए, ये बुराई नहीं है। ये अगर इन्हें करना था तो पीसीबी की एक वेबसाइट है, उस पे आप ये एक इन हाउस इंटरव्यू रिकॉर्ड करके, या आप उनकी प्रेस स्टेटमेंट्स मिसबाहुल हक की लिख के उनके जवाब लेके आप रिलीज कर सकते हैं टू द प्रेस। किसी अपने एक प्राइवेट चैनल पे जाना जिसपे आपका यू हैपन टू हैव अ शो ऑन दैट चैनल, ये एक बहुत ही सख्त और डेंजरस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट ये सेट करता है कि भाई अब इसमें न्यूट्रलिटी कुछ नहीं रही। अब अगले एपिसोड में अगर कोई नजम सेठी से एज पीसीबी चेयरमैन उन्हें कोई सवाल करना चाहे तो क्या नजम सेठी खुद अपने आप से सवाल पूछेंगे? देखिए, इसमें उस्मान बात यह है कि आज हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं और इस मसले पर, क्योंकि ये नजम सेठी साहब के मुतालिक था, हमने उनको टेक्स्ट भी किया, उनके ऑफिस में फ़ोन भी किए, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि ये उनसे मुताल्लिक मामला है तो वो आएँ और अपने आप को डिफेंड करें या जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो दें। लेकिन ना तो उन्होंने किसी टेक्स्ट का जवाब दिया, ना किसी ईमेल का जवाब दिया, ना उन्होंने किसी फ़ोन कॉल का जवाब दिया। बिल्कुल एक हेजमनी है और किसी भी और रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को वो हक हासिल नहीं है जो इस वक्त प्रिविलेजेस चेयरमैन पीसीबी एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये तो एक अजीब सी फिजा इसने कायम कर दी है पाकिस्तान में। देखिए सभी प्लेयर्स को, देखिए ये एक हमें ये भी पॉइंट आउट करना है कि प्लेयर्स के इंटरव्यू होते हैं और अखबारों में और मैगजीन में और इदारों में उनके इंटरव्यू आते हैं। मिसबाह का भी इंटरव्यू मैं खुद कर चुका हूँ, अपने दूसरे इदारे से मैं खुद कर चुका हूँ मिसबाह का इंटरव्यू। ये अगर आप रिक्वेस्ट डालें मीडिया डिपार्टमेंट को, डिपेंड करता है, वो कभी दे देते हैं कभी ना देते हैं। ये भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको नहीं मिला है इंटरव्यू, और स्पेशली ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान हारना शुरू होता है तो उस वक्त किसी प्लेयर का इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पीसीबी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, वो टाइट करता है, कभी लूज करता है। मगर ये भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि एज ए सिटिंग चेयरमैन आप बोर्ड के हेड हैं, आपका एक प्राइवेट शो आपके एक बहुत बड़े चैनल पे चलता है, आप कैसे ये इंटरव्यू कर सकते हैं? आप मिसबाहुल हक के एम्प्लॉयर हैं, किस तरह से उन्हें कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, वक्त कम है, मैं सरफराज आपसे कमेंट चाहूंगा। अब आखिरी कमेंट, इस सारी सूरत हाल में
ये अब जो दौरा है साउथ अफ्रीका का, जिसमें प्लेयर्स को फिटनेस टेस्ट के बगैर शामिल कर लिया गया, जिसमें शोएब भी थे, जिसमें रज़ाक भी थे, उनकी परफॉर्मेंस भी सामने आ गई। एक ज़रा हमें मुख्तसरन बताएं आप क्या तवक्को करते हैं? देखें, वहाँ तो मेरा ख्याल है कि जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है उसको देखते हो तो मैं कहूँगा कि बड़ा मुझे डाउट्स हैं कि ये पाकिस्तान जीत के आए। लेकिन अगर ये मेहनत करें, फिजिकल अपनी कंडीशन ठीक रखें और मिसबा को मैं कहता हूँ कि ओडीआई के अलावा T20 में भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा लें जहाँ इनकी कमज़ोरी नज़र आ रही है, और जुआ एलिमेंट से दूर हो जाए। मैं फिर दोहराऊँगा, जुआ एलिमेंट से दूर हों, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज़ ए गैम्बलिंग डेन, वहीं से जुआ शुरू हुआ था और बॉम्बे से। तो ये देखें, दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। पहले भी पाकिस्तान का जो जिम्बाब्वे में है एक मैच फिक्स मुझे लगता हुआ है, और उसके बाद यूएई में तो पता नहीं क्या क्या चीजें हुई होंगी। बहुत शुक्रिया सरफराज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि जुआ एलिमेंट से अपने आप को दूर रखें। बहरहाल नजम सेठी साहब ने जो इंटरव्यू किया अपने प्रोग्राम के लिए, वो एक मुतनाज़ा इंटरव्यू, उससे जो पीसीबी के अपने जो कवानीन थे उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। माजी में क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को नोटिस जारी करता रहा है मीडिया से बात करने पर, और अब खुद जो इनके चेयरमैन हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने मिसबाह-उल हक का इंटरव्यू किया, जबकि किसी दूसरे चैनल को एक्सेस नहीं दी गई मिसबाह-उल हक से। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, सहाफ़ती हल्कों का ये ख्याल है कि नजम सेठी साहब की एक अपनी इंटेग्रिटी है, उन्होंने एक बड़ा भरपूर कैरियर गुजारा है और इस वक्त वो पीसीबी के चेयरमैन हैं, तो उनके लिए ये निहायत ज़रूरी है कि वो अपने दामन पर जो धब्बे या जो लगेंगे या जो सवाल उनके हवाले से उठाए जा रहे हैं उनसे वो अवॉइड करें, क्योंकि वो पाकिस्तान में सहाफ़त में उनकी बड़ी खिदमात हैं, और अगर वो चाहते हैं कि लोग उनको अच्छे नाम से याद रखें, उनकी वो जो कारकर्दगी रही है उसको याद रखें, तो इसलिए बेहतर है कि या तो वो पीसीबी का चेयरमैन बन जाएं या फिर वो प्रोग्राम कर लें, या अगर दोनों चीज़ों को वो साथ रखेंगे तो फिर निहायत एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें उनके कंडक्ट के बारे में सवाल उठेंगे। बहरहाल हमारा प्रोग्राम, ये फोरम हाजिर है। आज भी हमने कोशिश की नजम सेठी साहब से उनका इस हवाले से रिस्पांस लेने की, जब भी वो चाहें इस मसले का रिस्पांस देने के लिए दुनिया टीवी पर वो आ सकते हैं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त कई मसाइल का शिकार है। क्राइसिस के बाद क्राइसिस आ रहा है। चंद साल कबल ये इल्ज़ाम था खिलाड़ियों पर कि वो जुए में मुलव्वस हैं और पाकिस्तान के टॉप स्टार खिलाड़ियों पर पाबंदी भी लगाई गई। बाद में कई उसके चेयरमैन भी बदले गए, लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है उसमें एक बड़ा मसला है कवायद की पाबंदी करने का। चेयरमैन पीसीबी खुद इस किस्म के इकदामात और ऐसे कामों में अब मुलव्वस होते जा रहे हैं जो पीसीबी के अपने बनाए हुए कवानीन की वायलेशन है। मिसाल के तौर पर ये तय है और खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट में ये बात शामिल है कि वो मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू से पहले उनको इजाज़त लेना पड़ेगी क्रिकेट बोर्ड से। लेकिन क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी जो चेयरमैन भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोग्राम के एंकर भी हैं। वो अपने ही प्रोग्राम में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं उनको अपने साथ बिठाते हैं, उनसे बात करते हैं। सारा मीडिया पाकिस्तान का चेयरमैन जो है वो खिलाड़ियों से बात करना चाहता है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक से बात करना चाह रहा था कि सब क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज थी उसमें खिलाड़ियों के क्यों इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी। लेकिन कोई और चैनल, कोई और रिपोर्टर उन तक एक्सेस हासिल नहीं कर सका। लेकिन सिर्फ चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि वो एक प्रोग्राम के एंकर हैं, उन्होंने मिसबाह-उल हक को अपने सामने बिठाया और हर वो बात की जो वो करना चाहते थे, और शायद जवाब भी वैसा ही लिया होगा जिस तरह वो जवाब चाहते थे। लेकिन अगर हम तारीख पर नजर डालें तो हमें यह पता चलता है कि यही पीसीबी खिलाड़ियों को मुख्तलिफ औकात में नोटिस जारी करते रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने मीडिया से बात की। मिसाल के तौर पर पीसीबी ने शाहिद अफरीदी और मिसबाह-उल हक को शाहिद अफरीदी को नोटिस दिया क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि मिसबाह-उल हक उनको टीम से बाहर रखने के जिम्मेदार हैं। फिर इसके अलावा उमर अकमल और मोहम्मद हफीज पर भी इल्जाम लगा कि उन्होंने बोर्ड की इजाजत के बगैर मीडिया से बात की, जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा जो सिलेक्टर है मोहम्मद इलियास, उनको भी बार बार नोटिस दिए गए, और शुएब अख्तर को तो कई दफ़ा नोटिस जारी किए गए कि वो मीडिया से बात कर रहे हैं, और फिर उस पर उन्होंने बोर्ड से माफ़ी भी मांगी। लेकिन ये अब क्या हो रहा है
चेयरमैन पीसीबी खुद एंकर हैं, बोर्ड के चेयरमैन हैं और वो जो खिलाड़ी हैं उनको अपने प्रोग्राम्स में ला रहे हैं। आज इस सारे मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब सरफराज नवाज और इनके साथ साथ उस्मान समीउद्दीन ने दुबई से हमें ज्वाइन किया है। मशहूर जर्नलिस्ट हैं, क्रिक इन्फो के एडिटर भी रहे हैं, आजकल द नेशनल के लिए काम करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं जनाब सरफराज नवाज की जानिब। सरफराज, ये बयान कीजिए कि ये सब क्या है? चेयरमैन पीसीबी खुद ही इंटरव्यू कर रहे हैं कप्तान का? देखें, ये तो मैं कहूँगा कि पूरी कौम के लिए एक ऐसी चीज़ सामने आई है जो बर्दाश्त से बाहर है। चाहिए तो ये था कि अगर उसका इंटरव्यू करवाना ही था तो पीसीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता और तमाम प्रेस, जैसे आपने कहा कि प्रेस आती और उससे सवालात करती, जवाब लेती और पूरी कौम को और तमाम मीडिया को इक्वली सवाल करने का हक होता। लेकिन ये देखें, एक चैनल पे ले जाके सेठी साहब ने, जो ये हमेशा इनकी आदत है, जो इनके ऊपर जो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ये दूसरों के ऊपर डालने के माहिर हैं और ये है माहिराना तरीके से उन्होंने एक इंतज़ाम किया कि कैप्टन मिसबा को लेके गए और जो बातें कहनी थी मिसबा कैसे ना कर सकता था। ये तो ऐसे बात है, पंजाबी में कहते हैं कि ख्वाजे का अगुआ डड्डू बना के बिठाया हुआ था। वो आजकल एक ड्रामा चलता है मेरा सुल्तान, वो सारे जी हजूर करते हैं और कोई बात इधर उधर की नहीं कर सकते। तो ये तो मैं कहूँगा कि बड़ी कमजोरी नजम सेठी ने दिखाई है कि एक अपनी प्रोग्राम में अपनी बातें करते रहे, या तो फिर अवाम की राय भी लेते ना, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म। ये देखें, मैं ये कहता हूँ कि इस तरह मुल्क को, कौम को जो इसने शर्मिंदगी दिलवाई है, अदलिया में आपस में लड़ाई इसने डलवा दी। जब एक अदालत ने हुक्म किया शौकत सिद्दीकी साहब ने कि आईसीसी के रूल्स और डोमेन के मुताबिक आप इलेक्टेड चेयरमैन पीसीबी लेके आए और उसमें उन्होंने 90 दिन दिए हैं कि 90 दिनों में आप इलेक्शन कराएं, और ये भाई साहब अपने इलेक्शन में चल पड़े हैं और इनको कोई मैंडेट नहीं था कि ये अपना सोचते कि मैं अपना इलेक्शन करके खुद जीतूं। तो ये उसके बाद देखें जुडिशरी और उसके बाद हुकूमत में जो आपस में इख्तलाफात बढ़ गए हैं, फिर हुकूमत ने कहा ये हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वे हुकूमत को चाहिए था कि आईसीसी के जो उन्होंने इनको चीज़ें सेट की हैं कि इलेक्शन कराएं और बोर्ड रेगुलर बेसिस पे हो। और अदालत ने अभी भी कहा है कि या तो टेस्ट क्रिकेटर हो या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड का हो, वो इलेक्शन लड़ सकता है। अच्छा सरफराज साहब, जी सरफराज, ये आपने बड़ा तफसील से ये बयान किया। मैं थोड़ा आपका कमेंट चाहूंगा कि ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो नजम सेठी साहब हैं वो मिसबा को टीम से निकालना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने उनको आराम के मशवरे की भी बात की, लेकिन ये खबर क्योंकि लीक हो गई तो उसके बाद ये सब कुछ उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया है। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं या ये अप्रोच, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो मजीद तबाही की जानिब नहीं ले जाएगी? नहीं, इससे ज़्यादा तबाही क्या हो सकती है कि देखें, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तिनके से भी इसकी दाढ़ी में मेरा ख्याल है कोई बांस आया है जो ये लेके मिसबा को आया और अवाम के सामने अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश की। प्लान तो यही था कि मिसबा को फेल करें और आइंदा जो सीरीज़ में इसके बयान भी आए हैं, शायद मैंने पढ़े भी हैं कि जी हम अपना इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद दूसरा कप्तान लेके जाएंगे। दरअसल आपने जो जुए की शुरू में बात की है ना, ये मुझे लगता है इस तरफ चल पड़े हैं। अब इसने कल एक प्रोग्राम में कहा है कि मेरे पास अपना बुखातर एक सोने का बाज भेज रहा है। अब ये देखें, सोने की बात कर रहा है बुखातर से लेने की, क्या जुआ एलिमेंट है कि नहीं? उधर मोइन खान, ये सारे वसीम अकरम, उन्होंने गिराव डाल दिया, ये शारजा भी होके आया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मोइन खान का करैक्टर देख ले क्रिकेट में, मियांदाद को उसने कहा, मियांदाद ने, कि तुम जुआ कर रहे हो शारजा में, और मोइन खान बल्ला मारने लगा। चेयरमैन खालिद मौजूद था। उसके बाद वर्ल्ड कप में इसको हटा दिया गया और सरेआम जुआ हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने इन साहब का बोर्ड ख़त्म कर दिया और प्लेयरों के एहतसाब में लेके इनके ऊपर जो केस चला है और इनके साबित हुआ है कि बियॉन्ड मनी इन्होंने पैसे लिए हैं। उससे पहले देख लें, कपिल देव ने जुए के लिए मोइन खान को हायर किया, लाहौर बादशाह की टीम ICL, जिसको बाद में ICC ने बैन किया, उसका मैनेजर कोच भी रखा। तो ये सारे एलिमेंट आपके सामने हैं, आप उन जुआरियों को सामने फिर ला रहे हैं।
शर्म होनी अच्छा चाहिए। सरफराज जी। हमारे साथ ही रही क्योंकि उस्मान हमारे साथ हैं, उस्मान समीउद्दीन। उस्मान साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, ये बयान कीजिएगा कि ये जो तर्ज अमल है जिसमें एक चेयरमैन अपने प्रोग्राम में कप्तान को लेके आता है सामने बिठा के और बड़ी अहम बातों पर, ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि कप्तान जो है वो चेयरमैन पीसीबी की बातों से इख्तलाफ करें? नहीं, एक तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था, और जो सवाल कप्तान से पूछने चाहिए और जो बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं, जिस डेप्थ में पूछना चाह रहे हैं, वो भी नामुमकिन था। इसलिए जो सवाल पूछ रहे थे वो उनके एम्प्लॉयर हैं। अभी मिसबाह उल हक कप्तान फिर से रिटेन हुए हैं साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए। तो इन इफेक्ट ये डिसीजन चेयरमैन साहब ने लिया है, जो हेड है इंटरिम कमेटी के, मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने लिए। और फिर वही आके सवाल पूछ रहे हैं। यानी ऊपर से तो लग रहा है कि सब सही सवाल उन्होंने पूछे हैं मिसबाह उल हक से, मगर ये सिचुएशन एक ऐसी अजीब और गरीब सिचुएशन है कि आप एक सिटिंग बोर्ड हेड हैं और आप अपने कैप्टन को लाइव आप शो पे, नेशनल टीवी पे, आप बहुत बड़े चैनल पे आप ऐसा करें, तो ये बहुत ही इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक इशू आती है कि आप किस तरह से अपना रोल दोनों जस्टिफाई कर सकते हैं एज अ मीडिया मैन। आपको याद होगा कि नजम सेठी साहब ने भी एडिटोरियल भी लिखा है, जो अभी लीगल जो मामले चल रहे हैं पीसीबी के, उसके बारे में एक एडिटोरियल उन्होंने अपने अखबार द फ्राइडे टाइम्स में भी लिखा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू से इनकी अपॉइंटमेंट के वक्त से जो ये कंसर्न रेज हो रहे हैं, वो आई थिंक इस शो के बाद से वो कुछ कम नहीं हुए होंगे। अच्छा उस्मान साहब, आप भी हमारे साथ रहिए, सरफराज आप भी हमारे साथ रहिए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा और उसके बाद इस अहम मामले पर गुफ्तगू जारी रखेंगे कि ये किस किस्म का माहौल है कि जिसमें चेयरमैन पीसीबी जो उनके अपने ही बनाए हुए कवानीन हैं, अपने ही बनाए हुए जो कवायद हैं, उनकी खुद खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। सब एक ब्रेक के बाद।